तो बच्चों आज हम करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका एक बड़ा क्वेश्चन आता है 4 नंबर का आपके एग्ज़ाम के अंदर। तो उस चीज़ को सॉल्यूशन करने के लिए अपन आ रहे हैं समझने के लिए। तो सबसे पहले टॉपिक आ जाते हैं अपन डीएनए वाला चैप्टर। क्या? डीएनए वाला। अब क्या है इसके अंदर क्या नहीं है इसके बारे में अपन चर्चा करते रहेंगे, समझते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। चैप्टर का नाम है वंशागति का आणविक सिद्धांत। वंशागति का आणविक सिद्धांत। तो देखो बेटा सबसे पहले डीएनए क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि डीएनए होता क्या है। ये डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। अब इस डीएनए के अंदर क्या होता है? देखो बेटा डीएनए के अंदर एक होता है न्यूक्लियोटाइड और एक होता है न्यूक्लियोसाइड। एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लियोसाइड होता है जो क्या किससे बनता है? नाइट्रोजन सार। किससे? नाइट्रोजन जो बेस होता है उससे और प्लस पेंटोस शर्करा से। जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो क्या होता है? नाइट्रोजन सार प्लस पेंटोस शर्करा। और जो न्यूक्लियोटाइड होता है जो क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है जिसके अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन सार भी होता है, नाइट्रोजन बेस भी होता है, पेंटोस शुगर भी होता है और क्या होता है? फास्फेट ग्रुप। व्हाट इज मेजर डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बीच में क्या अंतर है? वो है एक फास्फेट ग्रुप का। किसका अंतर है? फास्फेट ग्रुप का। बाकी जितने भी, अब मैं ये बात जो कर रहा हूँ वो डीएनए की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके न्यूक्लिक एसिड की, न्यूक्लिक अम्ल की बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर आप एक चीज देखते रहना, न्यूक्लियोसाइड। अब ऐसा नहीं है कि ये केवल डीएनए के अंदर होगा, ये आरएनए तथा डीएनए दोनों के अंदर हो सकता है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। बात करते हैं डीएनए तथा आरएनए की, बात करते हैं डीएनए तथा आरएनए की। पहले एक चीज समझ लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड के अंदर, न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या रहता है? नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस जो होता है वो क्या होता है? प्यूरिन तथा पिरिमिडिन। प्यूरिन के अंदर आपका आता है एडिनिन और ग्वानिन। क्या आता है? एडिनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडिन के अंदर आपका आता है साइटोसिन, थाइमिन जो कि साइटोसिन और थाइमिन जो कि क्या हुआ जाता है? डीएनए के अंदर। मगर आरएनए में थाइमिन की जगह पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल। आरएनए में थाइमिन की जगह पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल। यानी एक चीज समझ में आ रही है, डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजन सार का फर्क है। डीएनए तथा आरएनए में किसका फर्क है? नाइट्रोजन सार का। देखो प्यूरिन में कोई फर्क नहीं है, प्यूरिन में कोई फर्क नहीं, मगर पिरिमिडिन में क्या है? थाइमिन की जगह पर क्या है? थाइमिन को रिप्लेस कर रहा है कौन? यूरेसिल। थाइमिन को रिप्लेस कौन कर रहा है? यूरेसिल। किसके अंदर? आरएनए के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं पेंटोस शुगर की। नेक्स्ट बात करते हैं पेंटोस शर्करा की। तो देखो बेटा ये आरएनए है, ये आरएनए का पेंटोस शर्करा है, ये डीएनए की पेंटोस शर्करा है। देखो आपको क्या फर्क लग रहा है? देखो ये चीज सेम लग रही है, ये चीज सेम है, ये चीज सेम है, ये है ये जो सेकेंड जो कार्बन होता है उस पर एक ऑक्सीजन की क्या होती है? डेफिशिएंसी होती है। इसीलिए इसको कहते हैं डीएनए को कहते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो देखो बेटा ये चीज देखो डीएनए में ऑक्सीजन की क्या होती है? अनुपस्थित होती है। और इसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन क्या होता है? उपस्थित होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण आरएनए जो होता है वो अधिक सक्रिय होता है। क्या होता है? अधिक सक्रिय। और याद रखना जो रिएक्टिव ज्यादा होता है वो स्थायी कम होता है। ये अधिक सक्रिय होने की वजह से क्या होता है? स्थायित्व तो इसका क्या होता है? कम होता है। और डीएनए क्या होता है? इसके अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, ये कम सक्रिय होता है। कम सक्रिय होने की वजह से ये क्या होता है? स्थायित्व तो इसका क्या होता है? ज्यादा होता है। और कोई भी आपके आनुवंशिक पदार्थ की विशेषता होनी चाहिए कि उसका स्थायित्व क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। उसका स्थायित्व क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। अब ये आपका क्या है? फास्फेट ग्रुप है। फास्फेट ग्रुप को देख लो, एक फास्फेट के आगे तरफ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ OH। याद रखना अम्लीय होता है, दोनों आरएनए तथा डीएनए अम्लीय होते हैं तथा क्या होता है? ऋणावेशित होते हैं। क्या होते हैं? ऋणावेशित होते हैं। तो एक बात याद कर लेते हैं, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का क्या है? एक बहुलक है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का क्या है? एक बहुलक है। ये देखो बेटा आपके सबसे पहले इस चीज को देखो आप, ये आपके ये यहां पर आपके ये आपका इधर इस तरफ से देखो, ये आपकी पेंटोस शुगर, ये आपकी क्या हो गई? पेंटोस शुगर, ये आपकी पेंटोस शुगर, ये आपका क्या हो गया? ये आपकी पेंटोस शुगर, ये आपका क्या हो गया? फॉस्फेट ग्रुप। क्या हो गया? फॉस्फेट ग्रुप। और ये आपका क्या हो गया? नाइट्रोजन बेस। क्या हो गया? नाइट्रोजन बेस।
तो ये टोटली मिला के क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड। क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर देखो आपके ये ब्लू लाइनिंग दिख रही है, इस पे आपको क्या दिखेगा, न्यूक्लियोटाइड, और जो आपको रेड लाइन दिख रही है उस पे क्या दिखेगा आपको, न्यूक्लियोसाइड। व्हाट इज मेजर डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड? देखो सर, न्यूक्लियोटाइड के अंदर न्यूक्लियोसाइड के अंदर मैंने फास्फेट ग्रुप को इंक्लूड नहीं किया है, मगर न्यूक्लियोटाइड के अंदर मैंने फास्फेट ग्रुप को क्या किया है, इंक्लूड किया है। याद रखना ये इसके बीच में क्या होता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। क्या होता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या होता है, फास्फोडाइएस्टर क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड्स के बीच में फास्फोडाइएस्टर क्या होता है, बॉन्ड होता है। अब याद रखना इसके अंदर जो नाइट्रोजन सार है, इनका प्यूरिन तथा पिरिमिडिन का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो करते जाते हैं। ये आपके क्या है, द्विरज्जुकीय पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। द्विरज्जुकीय क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है, श्रृंखला। 5 डेज से 3 डेज, 3 डेज से 5 डेज, दोनों क्या होते हैं, दोनों रज्जु की इन नाइट्रोजन सारों के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बंध होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बंध। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। क्या होता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। एडिनिन तथा थाइमिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन, ये क्या होता है, जुड़े हुए रहते हैं। अब एडिनिन यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे, जो एडिनिन और थाइमिन है वो डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, और साइटोसिन तो गानिन है वो क्या कितने बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, 3 बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब याद रखना डीएनए की जो रज्जु कहते हैं, एक 5 डेज से 3 डेज और दूसरी कितनी होती है, उसके विपरीत होते हैं 3 डेज से 5 डेज, 3 डेज से 5 डेज। याद रखना कुल प्यूरिन बराबर कुल पिरिमिडिन, यानी ए प्लस जी बराबर सी प्लस टी, ए प्लस जी बराबर सी प्लस टी। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं, जैसे जो डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का एक क्या होता है, बहुलक होता है। अब सबसे ज्यादा जो आपके ये पाई इंटू 174 जीवाणु बोझी होता है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज है, लगभग आधे 1 नंबर का सवाल इससे बनेगा। यानी इसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड का मतलब फास्फेट ग्रुप, पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन बेस, फास्फेट ग्रुप, पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन बेस, तीनों न्यूक्लियोटाइड। तो टोटल जीवाणु बोझी के अंदर कितना होता है, 5386। 5386 क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इस जीवाणु बोझी की बात करता हूँ, तो इस जीवाणु बोझी के अंदर 48,502 सार युग्म होते हैं। क्या होता है, 48,502 कितने होते हैं, सार युग्म। ठीक है। ई कोलाई के अंदर क्या होता है, 4.6 इंटू 10 की घात 6 सार युग्म। मानव में अगुणित कोशिका में 3.3 इंटू 10 की घात 9 सार युग्म होते हैं, और द्विगुणित कोशिका में क्या होता है, इसका डबल होता है। द्विगुणित कोशिका में क्या होता है, इसका डबल। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, ये इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको इसको क्या करना है, याद करना है। इसको क्या करना है, याद करना है। इसमें से क्या होगा, क्वेश्चन जरूर आएगा, इसमें से एक क्वेश्चन क्या आएगा, जरूर आएगा। अब एक और चीज मैं आपको स्पीड से बताता हूं, डीएनए की पैकेजिंग। देखो डीएनए की पैकेजिंग, डीएनए क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो क्या होता है, बिखरा हुआ रहता है, मगर यूकैरियोटिक में डीएनए की क्या होती है, पैकेजिंग होती है। डीएनए की क्या होती है, पैकेजिंग होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए की क्या होती है, पैकेजिंग होती है। अब ये पैकेजिंग कैसे होता है, सारे अमीनो अम्ल, जो सारे अमीनो एसिड होता है, लाइसिन तथा आर्जिनिन, ये क्या बनाता है, स्टोन प्रोटीन। क्या बनाता है, स्टोन प्रोटीन। और स्टोन प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए क्या होता है, लिपट जाता है। स्टोन प्रोटीन पॉजिटिव और डीएनए क्या होता है, नेगेटिव। तो स्टोन प्रोटीन के चारों तरफ क्या होता है, ये डीएनए क्या होता है, लिपट जाता है, जिसे कहते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। अब इस न्यूक्लियोसोम के 5 टाइप के क्या होते हैं, प्रोटीन, H1, H2A, H2B, H3 और H4। H1, H2A, H2B, H3, H4। और ये क्या होता है, सब क्या होता है, डबल में। H2A, H2B, H3 और H4 क्या होता है, डबल में। क्या होता है, डबल होते हैं। इसको कहते हैं अष्टक। क्या कहते हैं, अष्टक, यानी अष्टक स्टोन का क्या होता है, अष्टक होता है। तो यानी याद रखना, एक न्यूक्लियोसोम के अंदर स्टोन प्रोटीन तथा जो आपके डीएनए होता है वो चारों तरफ क्या होता है, उसके लिपट जाता है, उसको कहते हैं स्टोन। अब इसके अंदर याद रखना, स्टोन प्रोटीन के चारों तरफ जो पार्ट होगा डीएनए का, वो क्या होता है, गहरा अभिरंजित होगा। क्या होगा, गहरा। और जिसके चारों तरफ स्टोन प्रोटीन नहीं होगा, वो क्या होगा, हल्का अभिरंजित। क्या होगा, हल्का अभिरंजित।
तो वापस किताब की तरफ आ जाए। मैं आपको बुक इसलिए दिखा रहा हूँ, बुक इसलिए आपको मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको पढ़ना बुक से ही है तो आपको समझ में आएगा कि बुक से क्या हो रहा है। तो सबसे पहले ये देखो डीएनए की पैकेजिंग, डीएनए की क्या है, पैकेजिंग है। सबसे पहले एक सेंट्रल डोग्मा का सिद्धांत देख लेना। सेंट्रल डोग्मा का सिद्धांत क्या है कि सबसे पहले डीएनए क्या होता है, रेप्लिकेट। सबसे पहले डीएनए की क्या होगी, प्रतिकृति। डीएनए की क्या होगी, प्रतिकृति। फिर डीएनए की प्रतिकृति होने के बाद डीएनए कन्वर्ट होगा आरएनए में, क्या होगा, आरएनए। इसको कहते हैं अनुलेखन। डीएनए का आरएनए में बदलना, डीएनए का आरएनए में बदलना क्या कहलाता है, अनुलेखन। क्या कहलाता है, अनुलेखन, ट्रांसलेशन। उसके बाद क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन यानी रूपांतरण। अब रूपांतरण में क्या होगा, आरएनए किस में बदलेगा, प्रोटीन। किस में बदलेगा, प्रोटीन। तो देखो बेटा, आरएनए से प्रोटीन डीएनए से प्रोटीन डायरेक्ट नहीं बनता है। पहले डीएनए क्या करता है, अपने आप को क्या करता है, प्रतिकृति, रेप्लिकेट करता है। क्या करता है, रेप्लिकेट। और रेप्लिकेट करने के बाद में क्या करता है, आरएनए बना, रेप्लिकेट करता है, उसके बाद अनुलेखन करता है। अनुलेखन के पश्चात क्या बनता है, आरएनए। और आरएनए के बाद में क्या बनता है, रूपांतरित करने के बाद वो क्या बनता है, प्रोटीन। क्या बनता है, प्रोटीन। तो ये पूरा प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस को कहता है सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत, सेंट्रल डोग्मा प्रिंसिपल। और ये याद रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटे क्वेश्चन के रूप में इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, देख सकते हो। उसके बाद ये देखो बेटा, यहाँ पर आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये क्या है, स्टोन प्रोटीन। यहाँ पर ये क्या है, न्यूक्लियोसोम है। ये क्या है, न्यूक्लियोसोम। यहाँ पर देखो स्टोन प्रोटीन प्रेजेंट हो, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर क्या है, गैर स्टोन प्रोटीन। अब नेक्स्ट बात करते हैं अनुवांशिक पदार्थ की खोज। देखो बेटा, अनुवांशिक पदार्थ की खोज के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर वर्क किया है। तो आपकी किताब में जो है उसके बारे में याद कर लेते हैं। देखो मेंशन न्यूक्लियन बेंडल के वंशागति के नियम से बहुत टाइम तक वंशागति के नियम देने के बाद भी बिल्कुल भी, तो सबसे पहले फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक प्रयोग किया था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई क्या है, एक बैक्टीरिया जो निमोनिया कोज करता है। क्या करता है, निमोनिया कोज करता है। ग्रिफिथ ने एक प्रयोग किया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई बैक्टीरिया के ऊपर। इसने क्या किया था कि दो प्रकार के क्या लेते, स्टेन लिए थे। इसने कहते हैं दो प्रकार के स्टेन लिए थे। इसने सबसे पहले क्या लिया, एस स्टेन लिया। क्या लिया, एस स्टेन। एस प्रभेद को चूहे में प्रवेश कराया, चूहा क्या हो गया, मर गया। चूहा क्या हो गया, मर गया। यानी दो रूप लिए, एक एस का क्या बताया, उसके अंदर श्लेष्मा की लेयर प्रेजेंट होती है और ये क्या होते हैं, उग्र होते हैं। एस वाले क्या होते हैं, उग्र होते हैं। और इसकी वजह से चूहा क्या हो जाता है, मर जाता है। श्लेष्मा की लेयर जिसमें प्रेजेंट होगी वो उग्र होगा और क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, चूहा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। आर प्रभेद चूहे में प्रवेश करा जाता है, चूहा क्या रहता है, जीवित। चूहा क्या रहता है, जीवित रहता है। अब बात करते हैं दोनों की तरफ से बात करते हैं एस प्रभेद। तापमान जो एस, अब क्या करते हैं, अब एस प्रभेद को मैंने क्या किया, तापमान क्या है, ताप से हीट दी। हीट देने की वजह से क्या हुआ, और चूहे में स्थानांतरित किया, चूहा क्या रहा, जीवित रहा। चूहा क्या रहा, जीवित रहा। फिर मैंने क्या किया, देखो एस प्रभेद में चूहे मर रहा था, मगर मैंने इसको हीटेट कर दिया, हीट डाला तो चूहा क्या रह रहा है, जीवित रह रहा है। चूहा क्या रह रहा है, नहीं मर रहा है। मगर मैंने जब एस प्रभेद तथा आर प्रभेद, जो एस प्रभेद जो मैंने लिया है, एस स्टेन जो मैंने लिया है, उसको क्या कहते हैं, हीट वाला लिया है, इसका हीट वाला, तो चूहा जीवित रहता है। आर स्टेन से भी चूहा क्या रहता है, जीवित रहता है। दोनों को मिक्स करके डाला तो चूहा क्या रहना चाहिए, जीवित, मगर चूहा क्या होता है, मर जाता है। तो ग्रिफिथ ने ये देखा कि एस प्रभेद से कोई चीज है जो आर प्रभेद को क्या में आ रही है और उसको क्या बना रही है, उग्र बना रही है। क्या बना रही है, उग्र बना रही है, जिसकी वजह से चूहा क्या हो रहा है, मर रहा है। तो ये पदार्थ कौन सा हो सकता है, अब ये पदार्थ प्रोटीन हो सकता है, ये पदार्थ आरएनए हो सकता है, ये पदार्थ डीएनए हो सकता है। तो इसने इसका प्रयोग किया, तो इसने सबको क्या किया, अलग अलग लिया। जो हीट किल बैक्टीरिया है, एस टाइप बैक्टीरिया है, उसके प्रोटीन को अलग किया और आर टाइप बैक्टीरिया में उसके प्रोटीन को डाला। तो वो क्या रहा, आर टाइप ही रहा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। फिर उसने आरएनए लिया, आरएनए को आर टाइप बैक्टीरिया में डाला, एस के आरएनए को आर टाइप के बैक्टीरिया में डाला, तब भी क्या हुआ, उसके आर स्टेन में कोई भी चेंजेस नहीं आया। फिर उसका डीएनए लिया और आर स्टेन में डाला, तो क्या हुआ, वो एस स्टेन में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। एस स्टेन के डीएनए को लेकर आरएनए में डाला, इसके आर स्टेन में डाला, तो क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो इसको पता चला कि जेनेटिकली कोई एक जगह से दूसरी जगह पर जो कौन जाता है, अनुवांशिक पदार्थ कौन होता है, आरएनए होता है। कौन होता है, डीएनए होता है, ना कि आरएनए। अब एक क्वेश्चन बना हुआ आपके यहां पर, इस जगह पर, डीएनए एस, ये डीएनए एस ये क्या है, और DNASE ये क्या है, ये एक एंजाइम है। ये क्या है, एक एंजाइम है। और ये क्या है, दो डीएनए। ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, दो डीएनए। एस मतलब लग रहा था दो डीएनए, और डीएनए इसका मतलब क्या होता है, एक एंजाइम। क्या होता है, एक एंजाइम। ये क्या कहता है, डीएनए के पाचन करने के लिए क्या कहता है, काम आता है।
अब नेक्स्ट बात करते हैं आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, इसकी खोज कैसे हुई? तो इसकी खोज के लिए सबसे पहले हर्षे तथा चेज का क्या क्या देखते हैं अपन, एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले देखो ये है आपका जीवाणु भोजी। ये क्या है आपका जीवाणु भोजी। इसके अंदर क्या होता है? जीवाणु भोजी के अंदर ये क्या है आपका डीएनए, ये क्या है डीएनए, और ये क्या है आपका प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। डीएनए तथा प्रोटीन। तो सबसे पहले इसने क्या किया कि जीवाणु भोजन के अंदर विकिरण सक्रिय सल्फर, क्या रखा? सल्फर। एक चीज बताओ, सल्फर प्रेजेंट होता है प्रोटीन के अंदर और फास्फेट प्रेजेंट होता है किसके अंदर? फास्फेट प्रेजेंट होता है डीएनए के अंदर। क्या होता है? डीएनए के अंदर। तो इसने क्या किया कि पहले क्या किया, सल्फर को क्या किया, इलेक्ट्रो रेडियो किया। तो इसके बाद इसने देखा कि इसने इसको प्रवेश कराया, तो इसने इस कोशिका के अंदर देखा तो किसी भी प्रकार का विकिरण सक्रिय, कोशिकाओं के अंदर किसी भी प्रकार का विकिरण सक्रिय सल्फेट नहीं मिला। अब सल्फर नहीं मिला, अगर सल्फर कंपाउंड नहीं मिला, एस नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या है कि जो कोशिका के अंदर वो नहीं गया है। और उसने बाहर के खोल को चेक किया तो उसके अंदर जो कोशिका द्रव्य के अंदर देखा तो उसके अंदर मिला, तो इसका मतलब इसके अंदर तो नहीं गया। फिर उसने क्या लिया, विकिरण सक्रिय पी लिया। क्या लिया? पी लिया। अब इसको संक्रमण कराया और उसने पता लगाया, तो इसने देखा कि कोशिका के अंदर क्या है, कोशिका के अंदर क्या है, विकिरण सक्रिय क्या है, फास्फोरस है, और वो किसके अंदर होता है? डीएनए के अंदर। क्या होता है? डीएनए के अंदर। तो इसने अच्छे तरह तो इसने प्रयोग में पता लगाया कि जो एक व्यक्ति से एक सजीव से दूसरे सजीव में जाता है, एक एनिमल से दूसरे एनिमल में जाता है, वो डीएनए होता है ना कि प्रोटीन। डीएनए होता है ना कि प्रोटीन। कैसे पता लगा? जो फास्फोरस है वो प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं होता, वो जो सल्फर है वो डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता। तो दोनों को अलग अलग किया। अगर एक चीज बताओ, सल्फर को मैंने टोपी पहना दी और भेजा कि भाई जा, देखता हूँ कि सल्फर इस कमरे में जाता है कि बाहर रहता है, तो देखा कि कमरे में तो सल्फर नहीं है, तो इसका मतलब कमरे में सल्फर नहीं जा रहा है। जो बदमाशी कर रहा है, जो चोरी कर रहा है, वो कौन कर रहा है? अब मैंने फास्फोरस को टोपी पहनाई और देखा तो कमरे में टोपी का फोटो, टोपी को रेडियो एक्टिव कर लिया ताकि अंधेरे में टोपी चमके। तो मैंने अब देखा तो वो उस कमरे में टोपी चमक रही थी, तो किसका मतलब, यानी वो फास्फोरस है। कौन है? जब सल्फर को भेजा नहीं था, अब वो क्या है? फास्फोरस। यानी सल्फर कमरे में नहीं जा रहा, फास्फोरस जा रहा है। यानी एक जीव से दूसरे जीव पर कौन जा रहा है? फास्फोरस जा रहा है। और फास्फोरस किसमें होता है? डीएनए में होता है। ये था अच्छे चीज का प्रयोग। फिर है आनुवांशिक पदार्थ के गुण। आरएनए को आनुवांशिक पदार्थ, एक अच्छा आनुवांशिक पदार्थ क्यों नहीं मानते? क्योंकि आरएनए जो होता है बेटा, मैंने आप भी आपको बताया, ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होता है? कम स्थायी होता है। क्या? ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से क्या होता है? अधिक सक्रिय होता है। और क्या होता है? कम स्थायी। और डीएनए क्या होता है? कम सक्रिय होता है। और क्या होता है? अधिक सक्रिय। कोई भी आनुवंशिक पदार्थ उसको अधिक स्थायी होना जरूरी है, वरना ऐसा क्या होगा, आज अभी की जनरेशन अलग है और अगली जनरेशन पूरी डिफरेंस आ जाएगी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। डिफरेंट देखो, म्यूटेशन हो, परिवर्तन हो, मगर क्या हो? धीमे हो। क्या हो? धीमो। अचानक परिवर्तन हो जाएगा। अभी कैसा इंसान, कैसा एकदम कैसा गोरिल्ला से इंसान बनने में बहुत चरण लगे। ऐसा थोड़ी कि आज गोरिल्ला है, अगली पीढ़ी में इंसान आ गया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए क्या होता है? आरएनए। देखो बेटा, सबसे पहले इनकी क्या होती है? प्रतिकृति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रतिकृति। ये क्या होना चाहिए? रेप्लिकेट होने चाहिए। क्या होना चाहिए? रेप्लिकेट होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है इनकी। क्या होनी चाहिए? प्रतिकृति। क्या होनी चाहिए? प्रतिकृति। दूसरा है इनका रासायनिक संगठन क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। और स्थिर किसका है? डीएनए का है, ना कि आरएनए का है। सबसे पहले, और ये मेंडल के जो नियम है, मेंडल के नियमों का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। इसके अंदर मेंडल के नियमों का क्या होना चाहिए? पालन होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं आरएनए। आरएनए के बारे में आरएनए संसार के बारे में। आरएनए बहुत सारे, आरएनए के बहुत टाइप होते हैं। टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ये सारे आरएनए के क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। अब आता है प्रतिकृति। क्या आते हैं? प्रतिकृति। प्रतिकृति कैसे होती है? देखते रहना बेटा। ये क्या है? आपका डीएनए। सबसे पहले प्रतिकृति के अंदर डीएनए टूटेगा। डीएनए टूटने के बाद दो खंड बनेगा और
दो खंड बनने के बाद इससे एक नया डीएनए और एक इससे क्या होगा, नए डीएनए का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। इससे नए दोनों से क्या हो गया, नए नए डीएनए का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। कहाँ गया, बना के रखा है मैंने वैसे। अब प्रायोगिक प्रमाण कैसे हो रहा है, डीएनए क्या होता है, असंरक्षित प्रकृति का होता है। डीएनए क्या होता है, असंरक्षित प्रकृति का होता है। डीएनए असंरक्षित प्रकृति का होता है। डीएनए का एक रज्जु की वही रहता है और दूसरा रज्जु की क्या होता है, निर्माण होता है। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैथ्यूल्सन एक्सपेरिमेंट अगर आपके अंदर आ जाए कि कौन सा इसीचिया कोलाई पर किसने एक्सपेरिमेंट किया था, तो आपके मैथ्यूल्सन ने मैथ्यूल्सन तथा फ्रैंकलिन ने क्या किया, इस पर एक्सपेरिमेंट किया था। इसके अंदर इन्होंने क्या किया था, नाइट्रोजन के क्या लिया, समस्थानिक लिया नाइट्रोजन। अब देखो इसके अंदर देखो N15 N15 का डीएनए है। अब N15 जो है, अब इस बोतलों को आपको ऐसे रखना है, किसको रखना है, ऐसे। तो इसका जो आपके अंदर बल है, यानी इसका जो बल है, इसका जो भार है वो इस पे आ रहा है, क्या आ रहा है, इतने पे आ रहा है। और उसके बाद उसने क्या लिया, N14 लिया, क्या लिया, N14। N15 का भार ज़्यादा होता है या N14 का, तो 15 का भार ज़्यादा होगा तो वो नीचे की तरफ, और 14 का भार कम होगा तो क्या रहेगा, ऊपर की तरफ। तो इसमें ये क्या रहता है, ऊपर, यहाँ पर ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, फिर ये क्या होता है, 14 14 15 15। तो देखो बेटा, सबसे पहले इधर देखते रहो, ये डीएनए था, दोनों डीएनए थे। अब डीएनए, अब इसने क्या किया, N15 समस्थानिक वाला डीएनए पदार्थ किया। अब देखो इसके अंदर क्या हुआ, देखो N15 वाला बना दिया। अब इसके अंदर क्या हुआ, दोनों अलग हुए। दोनों अलग होने के बाद दोनों के अंदर क्या हुआ, रेप्लिकेशन हुआ। तो ऑफिशियली कौन सा बनता है, डीएनए N14 वाला। किसका बनता है, N14 वाला। तो देखो ऐसे करके क्या हुआ, नए डीएनए बनते रहे। तो जो पुराना डीएनए था, कितने भी पीढ़ियाँ चली जाए, कितने भी मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 40 मिनट बाद, 80 मिनट बाद, कितने भी मिनट बाद चला जाऊं, वो डीएनए जो मैंने N15 वाले डीएनए बनाया था, वो कितनी 2 पीढ़ियों में मिलेंगे, बाकी में नहीं मिलेंगे। इस बात को याद रखना। हल्का भारी क्या होगा, N15 क्या हो जाएगा, भारी। तो डीएनए क्या होता है, असंरक्षित प्रकृति का होता है। क्या होता है, असंरक्षित प्रकृति का होता है डीएनए। नेक्स्ट बात, डीएनए का जो संश्लेषण होता है 5 डेज से 3 डेज की दिशा में होता है। डीएनए कैसे बनता है, 5 डेज से 3 डेज की दिशा में। वो भी क्या बनता है, सतत। क्या बनता है, सतत। ठीक है ना, याद रखना। और आप याद रखना 3 डेज से 5 डेज और 5 डेज से 3 डेज। जो टेम्पलेट रज्जु की होता है, जो टेम्पलेट जो होता है उस पर क्या बनता है, असतत। और जो कूट रज्जु की होता है उस पर क्या बनता है, सतत। क्या बनता है, सतत। बाद में डीएनए लाइगेज के माध्यम से क्या रहता है, जोड़ लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। ये लिखा हुआ, डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमर का बहुलीकरण केवल एक दिशा 5 डेज से 3 डेज यानी 5 से 3 डेज की उत्पत्ति करता है। प्रतिवर्ती शाख में कुछ जटिलता के फलस्वरूप पैदा करता है। फलस्वरूप 3 डेज से 5 डेज दुर्बलता वाली, 3 डेज से 5 डेज दुर्बलता वाली, 3 डेज से 5 डेज वाली दुर्बलता वाली टेम्पलेट में यह असतत होता है। 3 डेज से 5 डेज वाली दुर्बलता वाले में यह असतत होता है। बाद में डीएनए लाइगेज की माध्यम से क्या कर लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। उसके बाद अनुलेखन। अनुलेखन किसे कहते हैं सर, अनुलेखन कहते हैं डीएनए से आरएनए बनने के क्रम को क्या कहा जाता है, अनुलेखन। क्या कहा जाता है, अनुलेखन। ट्रांसक्रिप्शन क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन। तो अनुलेखन के लिए बहुत सी जरूरत है। एक प्रमोटर की जरूरत होती है, एक संरचनात्मक जीन की जरूरत होती है और एक समापक की जरूरत है। प्रमोटर, संरचनात्मक जीन और समापक क्या होता है, देखो एक रिदम समझते रहना। सबसे पहले ये सब जो 3 डेज से 5 डेज, जो 3 डेज से 5 डेज ये वाली जो होती है उसको कहते हैं टेम्पलेट। क्या कहते हैं, टेम्पलेट। और जो 5 डेज से 3 डेज होती है उसको कहते हैं कूट लेखन रज्जु की। क्या कहते हैं, कूट लेखन रज्जु की। ये आरएनए के जैसी होती है और इसका क्या, उस पर क्या होता है, टेम्पलेट रज्जु की होती है। इसी से क्या होता है। अब जो आपके इस तरफ देखना, जो आपके प्रमोटर होता है, जो नायक होता है, वो क्या करता है, स्टार्ट करता है। क्या था, डीएनए से आरएनए बनने को क्या करता है, स्टार्ट करता है। और जो आपके समापक होता है उसको क्या करता है, रोकता है। और संरचनात्मक जीन क्या करती है, उसको क्या करता है, डीएनए से आरएनए को क्या करती है, बनाती है। संरचनात्मक जीन प्रमोटर तथा समापक के बीच में होती है और क्या करती है, आरएनए के क्या करती है, निर्माण करती है। आरएनए का क्या करती है, निर्माण करती है। देखो ये आपका नायक है और कहाँ जुड़ा रहेगा, 5 डेज पे। कहाँ जुड़ा रहेगा, 5 डेज पे। ये भी यहाँ पे जुड़ा रहेगा। ये बीच में संरचनात्मक जीन है और यहाँ पर कूट लेखन कैसे होगा,
5 डेज से 3 डेज। यहाँ पर देख ये चीज़ देखो, इसमें यह देखो सबसे पहले बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का बोला है तो बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक। बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक एनिमल है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इसमें आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए से आरएनए का निर्माण कौन, डीएनए से डीएनए का निर्माण डीएनए पॉलीमरेज करता है। डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से डीएनए को बनाना, डीएनए से डीएनए को बनाना का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज। और डीएनए से आरएनए को बनाने का काम करता है, डीएनए से आरएनए को बनाने का काम करता है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, दोनों यहाँ। तो सबसे पहले देखो ये सिग्मा फैक्टर इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ता है, और जुड़ने के बाद ये दोनों जुड़ने के बाद उन्नायक से जुड़ने के बाद ये क्या करता है, संरचनात्मक जीन आरएनए के निर्माण को स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज से सिग्मा फैक्टर हट जाता है, समापक आने पर सिग्मा फैक्टर हट जाता है, रो फैक्टर हट जाता और रो फैक्टर जुड़ जाता है। यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज तथा रो फैक्टर या सिग्मा फैक्टर ये जैसे ही इसके साथ जुड़ता है ये स्टार्ट हो जाता है, और ये देखो आरएनए बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है। और आरएनए बनने के बाद ये क्या होता है, समापक की ओर क्या होता है, अग्रसर हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट ये सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है, मगर इसमें क्या होता है, एक्सोन तथा इंट्रॉन बनते हैं। एक्सोन और क्या बनता है, इंट्रॉन बनता है। और ये एक्सोन तथा इंट्रॉन, एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, एमआरएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, केंद्र। अब इसके अंदर दो चीज आ गई, प्रोकैरियोटिक में तो कोई केंद्रक झिल्ली होती नहीं, यूकैरियोटिक में केंद्रक, तो डीएनए से आरएनए बनते हैं। आरएनए बनने के बाद में वो क्या होता है, वो प्रोटीन बनने से, प्रोटीन बनने के लिए कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में। कहाँ आता है, कोशिका द्रव्य। उससे पहले क्या होता है, इसका क्या होता है, इंट्रॉन वाला पार्ट क्या होता है, कटआउट हो जाता है। इंट्रॉन वाला पार्ट कटआउट होने के बाद क्या होता है, इसके एक्सोन वाले पार्ट क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। और एक्सोन वाले पार्ट से क्या होता है, ये आपका क्या करता है, ये आपके क्या करता है, अनुलेखन में क्या करता है, सॉरी अनुलेखन में क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है। अनुलेखन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। आनुवांशिक कूट, देखो बेटा त्रिक, जो भी आनुवांशिक कूट होता है वो क्या होता है, त्रिक में होता है। क्या होता है, त्रिक में होता है। टोटल 61 प्रकूट अमीनो अम्ल का कूट लेखन करते हैं। टोटल कितने, 61। कितने करते हैं, 61। और बाकी के जो होते हैं, बाकी के कितने होते हैं, 3 जो होते हैं वो क्या करते हैं, कूट लेखन नहीं करते हैं, किसी कूट लेखन नहीं करते हैं। बाकी 61 क्या होता है, टोटल कितने होता है, 64। 3 नहीं करेंगे, 3 बाकी के 61 क्या होंगे, करेंगे। एक प्रकूट केवल एक अमीनो अम्ल का कूट लेखन करता है। जितना भी एक ग्रुप होता है वो एक अमीनो अम्ल का क्या करता है, कूट लेखन करता है, जिसके कारण ये क्या होता है, विशिष्ट होता है। अब देखना, सबसे पहले सार्वभौमिक कूट लगभग सार्वभौमिक होता है। जीवाणु से मनुष्य में यू फेनिल एलिनिन पीएच का कूट लेखन करता है। यानी जो कूट लेखन, जैसे यू आया तो किसका करेगा, यू जी आया तो किसका करेगा, ये डिफरेंट। जैसे यू आया तो फेनिल का, यू ए आया तो ल्यू का। ये अलग अलग प्रकार के, थोड़ा सा भी चेंज होने के बाद इनके कूट लेखन के द्वारा जो बनने वाला है वो क्या होता है, चेंज होता था। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, प्रारंभिक कोडोन तथा अंतिम कोडोन, AUG याद रखना, प्रारंभिक कोडोन के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। इसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन, जैसे राम हैज रेड कैप, अगर इसको हटा दिया जाएगा या इसमें कुछ वृद्धि करता हूं तो पूरा 3 का सेट बनेगा, और 3 के सेट में क्या होगा, पूरे एक कोडोन को एक के लेके आने की वजह से पूरे में क्या होने लग जाता है, फर्क आने लग जाता है। पूरे में क्या आने लग जाता है, फर्क आने लग जाता है। अब देखो बेटा, ये 3 कोडोन, अब ये क्या होता है, एंटीकोडोन, कोडोन और एंटीकोडोन, कोडोन एंटीकोडोन, कोडोन एंटीकोडोन। इससे क्या बनने लग जाता है, प्रोटीन। क्या बनना, ये कोडोन, ये एंटीकोडोन। इससे क्या होता है, 3 के ग्रुप से क्या बन जाएगा, प्रोटीन। क्या बन जाएगा, ये जो सीरीन, और आगे ये सीरीन, आगे और प्रोटीन और प्रोटीन और प्रोटीन, ऐसे करके 3 का ग्रुप आता जाएगा। और ये प्रोटीन बना, ये 3, सॉरी एक मिनट, ये 3 का ये प्रोटीन बना, 3 का फिर ये बन जाएगा, 3 का फिर ये बन जाएगा, 3 का फिर ये बन जाएगा। ये 2 है तो इसका प्रोटीन नहीं बनेगा। 3 के ग्रुप में क्या हो जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। 3 के ग्रुप में क्या हो जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। और डीएनए रूपांतर, इससे क्या हो जाएगा, रूपांतरण हो जाएगा। डीएनए से आरएनए का रूपांतर, सॉरी आरएनए से प्रोटीन का क्या हो जाएगा, रूपांतरण। आरएनए से प्रोटीन का क्या हो जाएगा, रूपांतरण हो जाएगा। अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज पढ़ते हैं, लेग ऑपरेंड। क्या पढ़ते हैं, लेग ऑपरेंड। अब लेग ऑपरेंड ऐसे स्टार्ट नहीं होता बेटा, लेग ऑपरेंड कब स्टार्ट होता है, लेग ऑपरेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुनते रहना। लेग ऑपरेंड के बारे में एक चीज बता देता हूँ, मैंने लिखा है तो मैं उस चीज को भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले ऑपरेंड के अंदर क्या होता है, एक संरचनात्मक जीन होना चाहिए, एक ऑपरेटर होना चाहिए, और एक क्या होता है, प्रमोटर होना चाहिए, और एक रेगुलेटर। स्ट्रक्चर जीन, प्रमोटर, ऑपरेटर, प्रमोटर और रेगुलेटर,
स्ट्रक्चर जीन, ऑपरेटर, प्रमोटर और रेगुलेटर। स्ट्रक्चर जीन, ऑपरेटर, प्रमोटर और रेगुलेटर। अब जो ये देखो बेटा लेग ऑपरेटर, इसके अंदर एंजाइम होते हैं, ये इसको क्या कहलाता है, RPOZYA। ये जो होता है ये क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन। क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन। अब याद रखना जो स्ट्रक्चरल जीन होता है लेग जेड, जो लेग जेड होता है वो क्या कहता है, बीटा ग्लैक्टोसाइड, और ये क्या कहता है, लैक्टोज को ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। आपके जो लेग वाई होता है ग्लैक्टोसाइड परमिनेज, ये क्या कहता है, बीटा ऑक्सीजन लैक्टोज के ई कोलाई में प्रवेश को क्या कहता है, पारगम्यता को क्या करता है, बढ़ाता है। क्या करता है, पारगम्यता को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और लैक्टोज जो है ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम है, ये एसिटाइल कोलाइन के ग्लैक्टोसाइड पर एसिटाइल के ग्रोथ करवाता है। क्या करवाता है, ग्रो करवाता है। ये चीज़ याद रखना आपके। सबसे पहले ये क्या करता है, लैक्टोज। सबसे पहले लेग जो साइकिल है, लेग ऑपरेशन जो है कब एक्टिव होगा, जब ग्लूकोज की क्या होती है, सांद्रता क्या हो जाती है, कोशिका में बहुत कम हो जाती है, तो लैक्टिक एसिड क्या होता है, लैक्टोज क्या होता है, साइकिल क्या होता है, चलने लग जाता है। इंड्यूसर क्या होता है, लैक्टोज होता है। लैक्टोज का होना जरूरी है, इसको इंड्यूस करने के ऑपरेशन साइकिल को इंड्यूस करने के लिए इंड्यूसर का होना क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा इसकी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले इस चीज़ को मैं गौर से करता हूँ और देखता हूँ। कहाँ गया, ये देखो बेटा, सबसे पहले क्या होता है, ये जो है ये इससे के साथ जुड़ता है, और जुड़ने के बाद कब जुड़ेगा, ये किस रीजन पे जुड़ेगा, जब क्या होगा, ग्लूकोज की सांद्रता कोशिका में क्या होगी, बहुत कम होगी, तो ये क्या होगा, ये साइकिल चलेगी। ये इसके साथ जुड़ने के बाद प्रचालक क्षेत्र में दमनकारी के बनने के साथ आयन पॉलीमर द्वारा प्रचोलक का अनुलेखन वर्धित होता है। अब जैसे ही इससे पेरक आके इससे जुड़ जाएगा, इससे पेरक आने के बाद, इससे जुड़ने के बाद ये क्या होगा, ये RNA पॉलीमरेज क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। RNA पॉलीमरेज क्या हो जाएगा, निष्क्रिय कंडीशन में चला जाएगा। निष्क्रिय कंडीशन में चले जाने के बाद ये क्या होगा, प्रमोटेज को स्टार्ट कर देगा, और ये बीटा ग्लैक्टोसाइड परमिनेज ट्रांसक्रिप्टेज इसका क्या हो जाएगा, स्थानांतरित होने लग जाएगा। और ये स्थानांतरित होने के बाद क्या होगा, लैक्टोज। अभी मैंने आपको लैक्टोज के वर्ग बताए थे। लैक्टोज ए क्या वर्क करता है, लैक्टोज जेड का क्या होता है, और लैक्टोज वाई। लैक्टोज जेड क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसको, में ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में। यानी अगर आपके अंदर ग्लूकोज की सांद्रता कम है तो लैक्टोज किसमें, ग्लूकोज का के रूप में क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है। देखो लैक्टोज बीटा ग्लैक्टोसाइड के लिए क्रियाधार का काम करता है, जो प्रचोलक की सक्रियता के आरंभ में ऑन तथा निष्क्रियता तथा ऑफ करता है। ठीक है ना। ये इसके अंदर देखो, एक प्रचलक ग्लैक्टोज व ग्लूकोज का निर्माण करता है। वाई जीन परमिएज का कूट लेखन करता है, जो कोशिका में बीटा ग्लैक्टोसाइड की पारगम्यता को बढ़ाता है। ए ट्रांस एसिलेट का कूट लेखन करता है। इस तरह गिलेक बच्चों के सभी तीनों उत्पाद लैक्टोज उपापचय के लिए आवश्यक है। यानी लैक्टोज के उपाय, यानी लैक्टोज हो रहा है, अब लैक्टोज से मुझे ऊर्जा चाहिए तो लैक्टोज का उपापचय करना है, तो ये प्रोसेस मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। लैक ऑपरेशन पिछली बार आ चुका है तो इस बार आने के चांसेस कम है। अब आता है मानव जीनोम प्रोजेक्ट। क्या होगा, मानव जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब मानव जीनोम प्रोजेक्ट जितने भी जीनोम का अध्ययन क्या कहलाता है, जीनोमिक कहलाता है। क्या कहलाता है, जीनोम प्रोजेक्ट। और जो मानव जीनोम परियोजना है वो 1990 में मानव जीवाणु के द्वारा अनुक्रमणों का पता लगाने के लिए की गई थी। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के महत्वपूर्ण लक्ष्य जो है, मानव के DNA में उपस्थित सभी जीनों का पता लगाना। जितने भी मानव के अंदर जो जीन है, उन जीनों का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, अपन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। मानव DNA को बनाने वाले 3 बिलियन रासायनिक सार, मानव के DNA को कितने बना, 3 बिलियन रासायनिक सार। ठीक है। मानव जीनोम प्रोजेक्ट अमानवीय प्रतिरूप जैसे जीवाणु, ईस्ट, ड्रोसोफिला आदि के अनुक्रमों पर प्रयोग किए गए थे। अब ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट है 2 तरीकों मुक्त है। मानव जीनोम प्रोजेक्ट की क्या 2 विशेषता है। सबसे पहले जो विशेषता है, मानव जीनोम प्रोजेक्ट में 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड सार होते हैं। कितने होते हैं, 3164.7 मिलियन, कितने मिलियन न्यूक्लियोटाइड सार, कितने मिलियन न्यूक्लियोटाइड सार होते हैं, ये याद रखना। औसत जीन का आकार कितना था, 3000 सार। कितना होता है, 3000 सार। सबसे बड़ा जीन एक्स, सबसे बड़ा जीन कौन सा होता है, एक्स गुणसूत्र। कौन सा होता है, एक्स गुणसूत्र। तो सबसे छोटा कौन सा होगा,
वाई, सबसे छोटा कौन सा होता है? वाई। वाई पर कौन सा जीन, वाई पर सबसे एक्स जीन पर उपस्थित डाइस्टोरपिन कौन सा होता है? डाइस्टोरपिन। एक्स पर डाइस्टोरपिन और वाई पर एच डी वाई जिसमें कितने होते हैं? 14 बेस पर। कितने होते हैं? 14 बेस पर। अभी तक टोटल 30,000 जीनों की क्या कर सकते? 30,000 जीन क्या हो सकते? कुल जीन क्या 30,000 ज्ञात हो चुके हैं, ठीक है ना, ये याद रखना। अब जीन लाइब्रेरी, किसी भी वांछित जीन के संग्रहण डीएनए खंड जीवाणु तथा अन्य कोशिकाओं को क्लोन में रखे जाते हैं। जीन बैंक डीएनए खंड, मानचित्र, चीन, जितने भी डीएनए की जो भी चीज़ें होती है जीन वाली, उनको उसमें रखा जाता है, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखना। इस चीज़ अब इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो मैंने आपको बता दी है। अब मानव जरूरी परियोजना में ये सारा डाटा, ये जो डाटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का जो आपके हाफ नंबर का या 1 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो इसी से आएगा। वो क्या आएगा? इसी से आएगा। अब आती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या आती है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सबसे पहले डीएनए को क्या करते हैं? अलग करते हैं। डीएनए को क्या करते हैं? अलग करते हैं। फिर कैसे अलग करेंगे? प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से डीएनए को क्या करेंगे? काटेंगे। और काटने के बाद हो सकता है कि डीएनए क्या हो? बहुत कम हो। डीएनए क्या हो? बहुत कम हो। तो डीएनए कम होने की वजह से क्या करें? डीएनए को काटने के बाद जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस, पीसीआर करेंगे। क्या करेंगे? पीसीआर। तो डीएनए का पीसीआर टेक्निक के अंदर क्या करता है? डीएनए का एम्प्लीफिकेशन किया जाता है, डीएनए को बढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस के द्वारा डीएनए को साइज में बांटूंगा, बड़ा, छोटा, छोटा, छोटा। उसके बाद सदर बाल्टिंग के द्वारा, सदर बाल्टिंग नायलॉन का एक पेपर होता है, उसके अंदर उसको उठा लिया जाएगा। उसके बाद वीएनटीआर के द्वारा उसको चिन्हित कर दिया जाएगा। और चिन्हित करने के बाद एक्सरे के अंदर मैं उसको क्या कर लूँगा? शो कर लूँगा। और एक्सरे में शो करने के बाद मैं क्या करूँगा? ये देखो आपके अंदर ये अलग पैतृक मात्रक का डीएनए, ये पैतृक का डीएनए 7वां गुणसूत्र, ये दूसरा, ये 16वां। अब ये पैतृक और मात्रक देखो बेटा, व्यक्ति ए से प्राप्त डीएनए व्यक्ति बी से, ये ए से और ये बी से, ये ए, ये बी, ये सी, इसका पता लगाना है। तो देखो बेटे, ये इससे मिल रहा है, ये इससे, ये इससे, ये इससे। तो यानी सी का जो डीएनए वो बी से एग्जैक्ट मिल रहा है। सी का जो डीएनए वो बी से मिल रहा है। तो यानी या तो इसके पेरेंट होंगे या जो मुझे जो सैंपल मिला है वो सैंपल किसका है? वो किसका है? ए का है, ना कि बी का है। ऐसे करके डीएनए क्या करते हैं? फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। क्या करते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चिन्ह को इंपॉर्टेंट करना, सबसे पहले डीएनए को अलग करेंगे। डीएनए को अलग करके डीएनए को काटेंगे। काटने के बाद क्या पता, देखो कोई सैंपल ऐसा है जिसमें डीएनए बहुत कम है, तो डीएनए का एम्प्लीफिकेशन कराएंगे, डीएनए के क्या करेंगे? कॉपी बनाएंगे। और वो किस टेक्निक के अंदर किए जाते हैं? पीसीआर के अंदर। पीसीआर करने के बाद में मैं डीएनए की जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस कराऊंगा, सदन बाल्टिंग कराऊंगा। उसके बाद क्या करूंगा? उसको क्या करूंगा? एक्सरे के अंदर क्या करूंगा? उसको देखूंगा। इसको क्या करूंगा? देखूंगा। आगे के चैप्टर आगे।